हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीनल फार्माकोलॉजी की। और रीनल फार्माकोलॉजी में मेन जो डायूरेटिक्स है ना, डायूरेटिक्स की साइट ऑफ एक्शन की। तो देखिए 5 टाइप की डायूरेटिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप की डायूरेटिक्स जो हमारा नेफ्रॉन है, इसके डिफरेंट पार्ट पे ये अपना काम करती हैं। और वो किस किस पार्ट पे अपना वर्क करती हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिर हर डायूरेटिक पांचों की हम अलग से बात की है, ठीक है। पांचों के साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म और सब बात किए हैं। बस यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये पूरा नेफ्रॉन। और ये देखिए ये हमारा ग्लोमेरुलस है। और ये देखिए ये पीसीटी है, ठीक है। तो पीसीटी पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये वाला जो हिस्सा बनाया गया ना, यहाँ पे हमारी मैनिटॉल वर्क करती है। और ये मैनिटॉल ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो ये क्या करती है कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ये नहीं होता है। इस वजह से ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोलैरिटी के बिना पर जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देगी, ठीक है। ये हो गया इसका। तो इसका साइट ऑफ एक्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करें एसिटाजोलामाइड की। तो ये देखिए एसिटाजोलामाइड ये सिर्फ पीसीटी पे वर्क करती है। और पीसीटी में हमको मालूम है ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ठीक है। तो ये देखिए पीसीटी में जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आता है, तो ये बाइकार्बोनेट देखिए यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये H2O में कन्वर्ट होता है। मीन्स ये पूरी रिएक्शन हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने के लिए हम एसिटाजोलामाइड देते हैं। और जब एसिटाजोलामाइड देते हैं तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट जो यहाँ से फिल्टर हुआ ये डायरेक्ट प्रेजेंट हो जाता है यूरिन में, ठीक है। इस वजह से ये एसिटाजोलामाइड ये यूरिन में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है। क्योंकि ये बाइकार्बोनेट ये एल्कलोसिस कॉज करता है। और जब ये लॉस हो जाएगा तो इसी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। तो ये हो गया हमारा एसिटाजोलामाइड का साइट ऑफ एक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद फिर लूप डायोटिक की बात करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे लूप डायोटिक वर्क करती हैं। और यहाँ पे देखिए सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल होता है, ठीक है। और ये लूप डायूरेटिक आके इसी चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात किए हैं। बस यहाँ पे देखिए ये देखिए हम बता दिए कि यहाँ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड यहाँ जो अंदर जाना होता है इसको ब्लॉक कर देती है लूप डायूरेटिक्स, ठीक। और लूप डायूरेटिक के बाद फिर आगे बात करें थायजाइड डायूरेटिक्स की। तो देखिए थायजाइड डायूरेटिक्स देखिए यहाँ पे आके वर्क करती हैं डीसीटी में, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी में। और ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारी थायजाइड वर्क करती हैं। और उसके बाद फिर पांचवी जो हमारे पास बची पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ये देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट में वर्क करती हैं। और यहाँ पे ये जब वर्क करती हैं तो ये पोटेशियम का जो लॉस होना होता है इसको रोक देती हैं। जब पोटेशियम को लॉस को रोक देती हैं तो पोटेशियम अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए इसको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक बोला जाता है। तो ये जो है हमने डायूरेटिक्स के साइट ऑफ एक्शन की बात कर ली। अब सबके बारे में कौन से उसमें मैनिटॉल तो अकेले है, एसिटाजोलामाइड भी अकेले है। लूप डायूरेटिक तो लूप डायूरेटिक्स हमारे जैसे फिरोसामाइड है, बिमिटानाइड है, ठीक है, ये है। और थायजाइड्स में हमारे क्लोरथायाजाइड वगैरह हैं। और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में स्पाइरोनोलेक्ट्रेन और एमिटेरिन और ट्राइमेटेरिन वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारे आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बस यहाँ पे हमने साइट ऑफ एक्शन की बात कर ली। और एक चीज़ और हम बता दें, देखिए यहाँ पे अभी शुरू में ही हम यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो हिस्सा होता है ये इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फ्रीली वाटर एब्जॉर्ब होता है, इधर इधर दोनों तरफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम होती है। और जितना नीचे आएंगे उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। इस वजह से यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला ये हिस्सा लगभग जो है लगभग क्या फुल्ली वाटर इम्परमिएबल होता है, ठीक है। फुल्ली वाटर इम्परमिएबल होता है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट एब्जॉर्ब होते हैं। और जब सॉल्यूट एब्जॉर्ब होते हैं तो जितना हम इधर आगे जाएंगे तो जब सॉल्यूट एब्जॉर्ब होंगे वाटर यहाँ बचा रहेगा, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती है। और फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला खासतौर से पार्ट, ये एडीएच के प्रेजेंस में यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो एडीएच जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। और अगर एडीएच नहीं है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा और वाटर सीधा यूरिन में चला जाएगा। तो यह वाटर परमिएबिलिटी की भी हम बात कर लिए कि यहाँ से यहाँ तक फुल्ली परमिएबल होता है, यहाँ से यहाँ तक फुल्ली इम्परमिएबल होता है। और ये वाला जो है एडीएच के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन।